स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट यूके एसएससी में। तो दोस्तों, ये है आपकी यूकेपीडिया सीरीज़ जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। भगवान सिंह धामी जी की बुक है जो यूकेपीडिया, उसका इतिहास मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अभी तक मैंने आपके साथ उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद कुड़िंद राजवंश, फिर कत्यूरी, और आज हम डिस्कस करेंगे चंद राजवंश के बारे में। तो चंद राजवंश को मैं आपके साथ 3 पार्ट में डिस्कस करूँगा। पहले और दूसरे पार्ट में इसके जितने भी राजा हैं उनके बारे में डिस्कस होगा, और लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे चंदवंश के प्रशासन के बारे में। ठीक है, चंदवंश आपके उत्तराखंड के जो मध्यकाल था उसमें एक इम्पॉर्टेंट राजवंश है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये राजवंश पढ़ना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कैसे कैसे कत्यूरी राजवंश का क्या होता है, उत्थान होता है, उसके बाद उसका एक पतन का दौर आता है। तो जब कत्यूरी राजवंश का पतन होना शुरू होता है, तो पतन कत्यूरी राजवंश का इसलिए होता है कि कत्यूरी राजवंश के जो अंतिम राजा थे वो क्या थे, भोगविलासी राजा हो गए थे। ठीक है, यानी कि वो प्रजा के भले के बारे में ना सोचकर अपने भोगविलास में डूबे रहते थे, जिसके बाद क्या होता है, उत्तराखंड में जो कत्यूरी राजवंश था उसका पतन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद संपूर्ण उत्तराखंड जो संपूर्ण उत्तराखंड था कुछ इस प्रकार का जो वर्तमान में है, इसका 2 भागों में क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो आपका गढ़वाल था, गढ़वाल में छोटे छोटे गढ़ों का क्या होता है, उदय होता है, जिनको हम 52 गढ़ों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिनका एकीकरण बाद में अजयपाल करता है, इसको हम परमार वंश में पढ़ेंगे। ठीक है, बात करेंगे चंदवंश की, तो चंदवंश का जो उदय होता है वो होता है आपके चंपावत वाले रीजन से, यानी कि इस वाले रीजन से चंदवंश का क्या होता है, उदय होता है। ठीक है, जिसके बाद चंदवंश क्या करता है, धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। पहले नैनीताल, फिर आपका सोर, फिर सीरा, और ऐसे ऐसे करके पूरे कुमाऊं में क्या कर देता है, अपने जड़ें जमा देता है। ठीक है, एक टाइम ऐसा था कि चंदवंश पूरे कुमाऊं में शासन करना शुरू कर देता है। तो उसी चंदवंश को हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो कुमाऊं में चंदवंश था, इसका संस्थापक किसको माना जाता है, कुमाऊं में चंदवंश का संस्थापक सोमचंद को माना जाता है। ठीक है, कुमाऊं में चंदवंश का संस्थापक आपके सोमचंद को माना जाता है। ठीक है, तो जितने प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उसमें कुमाऊं में चंदवंश का संस्थापक सोमचंद को ही माना गया है। ठीक है, कुछ कुछ जगह कुछ इतिहासकारों ने थोहरचंद को भी संस्थापक माना है, जो कि गलत है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आपके आयोग यूकेएसएससी ने सोमचंद को ही सही आंसर माना है। ठीक है, चंदवंश का संस्थापक सोमचंद को माना जाता है, जो कि कहाँ का निवासी था, जो कि मूलतः झूसी का निवासी था। ठीक है, झूसी यानी कि प्रयाग का निवासी था। कौन, आपका सोमचंद। आपके पास बन सकता है कि सोमचंद कहाँ का निवासी था, तो सोमचंद कहाँ का निवासी था, सोमचंद झूसी का निवासी था। ठीक है, सोमचंद जो बेसिकली था वो उत्तराखंड का मूल निवासी ना होकर वो बाहर से आया था। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे की क्या क्या कहानी होती है। ठीक है, माना जाता है कि जो सोमचंद था वो बद्रीनाथ की यात्रा करने उत्तराखंड आया था। तो अधिकतर इतिहासकार इस मत को मानते हैं कि जो सोमचंद था वो बद्रीनाथ की यात्रा करने उत्तराखंड में आता है। ठीक है, और कत्यूरी राजा था, एक यहाँ पे कत्यूरी राजा शासन कर रहा था जिसका नाम था ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव क्या करता है, अपनी पुत्री चंपा, ब्रह्मदेव की पुत्री चंपा थी जिसका विवाह वो किससे कर देता है, सोमचंद से कर देता है। ठीक है, जिसके बाद वो क्या करता है, दहेज स्वरूप चंपावत वाले क्षेत्र को सोमचंद को दे देता है। जिसके बाद क्या होता है, सोमचंद चंदवंश की स्थापना करता है, कहाँ पे, चंपावत से। ठीक है, तो ब्रह्मदेव की पुत्री से विवाह करके क्या करता है, सोमचंद चंपावत में अपने साम्राज्य को स्थापित करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रथम राजधानी थी चंदवंश की वो कौन सी थी, चंपावत थी। ठीक है, सोमचंद अपनी राजधानी को चंपावत में ही स्थापित करता है और साथ में क्या करता है, एक किले का निर्माण कराता है। ठीक है, तो एक राजा को क्या चाहिए, एक राजधानी, और राजधानी के साथ साथ एक किला भी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे वो अपना राजकाज करेगा। तो सोमचंद क्या करता है, एक किले का निर्माण कराता है, जिसको क्या कहा गया है, जिसको राजभुंगा का किला कहा जाता है। ठीक है, तो इसी किले का नाम क्या है, राजभुंगा का किला है। ठीक है, जो कि वर्तमान का है चंपावत में। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन बनता है कि राजभुंगे के किले का निर्माण किस चंद राजा के द्वारा करवाया गया था, तो सोमचंद के द्वारा राजधानी चंपावत में राजभुंगे किले का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अब एक युद्ध का विवरण मिलता है सोमचंद और रावत राजा के बीच। तो माना जाता है कि जब सोमचंद क्या करता है, अपना राजकाज प्रारंभ करता है, कहाँ पे, चंपावत में। तो उसी चंपावत वाले रीजन में कुछ खस राजा थे जिनको रावत राजा कहा जाता था। तो वो क्या करते हैं, सोमचंद के साथ युद्ध लड़ते हैं, जिसको दूनाकोट का युद्ध कहा गया है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, रावत राजा हार जाता है और सोमचंद विजित होता है। ठीक है, अब सोमचंद क्या करता है, जब राजा बनता है तो सोमचंद क्या करता है, सोमचंद कुमाऊं में सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करता है, या पहली बार क्या करता है, उसमें परिवर्तन करता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्या क्या करता है सोमचंद, पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। पहला क्या करता है, सोमचंद अपनी राजधानी को चंपावत में स्थापित करता है और साथ ही में एक किले का निर्माण कराता है, जिसे राजभुंगा का किला कहा गया। ठीक है, ये मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। आगे चलते हैं, सोमचंद क्या करता है, राजकार्य हेतु क्या करता है, चारालों की नियुक्ति करता है। अब ये चाराल क्या थे, चाराल थे किलेदार। ठीक है,
आपको पता है सोमचंद ने क्या किया था, चंपावत में अपनी राजधानी को स्थापित किया था और एक किले का निर्माण कराया था जिसका नाम क्या था, राजभुंगा का किला था। अब इस राजभुंगे के किले की ओर सोमचंद क्या करता है, इस राजभुंगे के किले की ओर सोमचंद क्या करता है, 4 किलेदारों को नियुक्त करता है। ठीक है, ये 4 किलेदार थे कौन कौन आपके, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। ठीक है, इन 4 किलेदारों को नियुक्त करता है कौन, सोमचंद, अपने राजभुंगे के चारों ओर। ठीक है, इनका क्या क्या था, राजकाज को देखना। ठीक है, सोमचंद की मदद करना राजकार्य में। और इन 4 किलेदारों को कौन नियुक्त करता है, सोमचंद करता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि किस चंद राजा के द्वारा राजकार्य हेतु चारों की नियुक्ति की गई थी। तो सोमचंद के द्वारा अपने राजकाज को देखने के लिए चारों की नियुक्ति की गई थी, जो कि कौन कौन से थे, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि सोमचंद क्या करता है, चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करता है। तो चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति भी कौन करता है, सोमचंद करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तराखंड में पंचायती राज का जन्मदाता किसको माना जाता है, उत्तराखंड में पंचायती राज का जन्मदाता सोमचंद को माना जाता है। ठीक है, अब सोमचंद क्या करता है कि इसको पंचायती राज का जन्मदाता माना जाता है। सोमचंद बेसिकली क्या करता है कि हर गांव में एक बूढ़े की नियुक्ति करता है। अब एक बूढ़ा क्या था, गांव का बुजुर्ग व्यक्ति था जिसको प्रधान का कार्य दिया गया था, वर्तमान प्रधान का कार्य दिया गया था। इसका काम क्या था, हर गाँव से राजस्व को एकत्रित करना। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता उत्तराखंड में किसको माना जाता है, चंद राजा सोमचंद को माना जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोमचंद एक मांडलिक राजा था। ठीक है, तो सोमचंद क्या था, एक मांडलिक राजा था। अब मांडलिक राजा से आप ऐसे लगा लीजिए कि सोमचंद एक स्वतंत्र राजा नहीं था। ठीक है, सोमचंद उस टाइम पे एक स्वतंत्र राजा नहीं था, बल्कि सोमचंद क्या था, कर देता था किसको, डोटी के राजा, डोटी यानी कि वर्तमान नेपाल के राजाओं को सोमचंद क्या करता था, कर देता था। और सोमचंद एक स्वतंत्र राजा नहीं था। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे आगे की कैसे भारती चंद क्या करता है, डोटी की दास्ता से चंद राजवंश को मुक्त कराता है। हम आगे डिस्कस करते जाएंगे, पर आपको ध्यान रखना है कि सोमचंद एक क्या था, मांडलिक राजा था। ठीक है, अब जब सोमचंद की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद राजा कौन बनता है, आत्मचंद बनता है। ठीक है, अब आत्मचंद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सोमचंद का क्या था, बेटा था। ठीक है, आत्मचंद के बाद पूर्णचंद, फिर इंद्रचंद, फिर संसारचंद और लास्ट फिर उसके बाद सुधाचंद, और फिर कौन बनता है, वीणाचंद। अब वीणाचंद इंपॉर्टेंट क्यों है कि वीणाचंद क्या था, एक भोगविलासी राजा था। और इसके भोगविलासता के कारण क्या होता है, खस क्या कर देते हैं, पुनः चंपावत पे क्या कर देते हैं, अधिकार कर देते हैं। ठीक है, और अगले 200 साल तक क्या होता है, चंपावत पे खसों का राज होता है। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। अब बात करते हैं चौथे राजा इंद्रचंद से। इंद्रचंद इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके कार्यकाल में क्या होता है, रेशम के कारखाने पूरे चंपावत वाले रीजन में लगाए गए थे। ठीक है, तो इंद्रचंद के कार्यकाल में जो चंपावत वाला रीजन था उसमें क्या लगाए गए थे, रेशम के कारखाने लगाए थे। ठीक है, अब इंद्रचंद क्या करता है, पहला राजा था जो कि क्या करता है, चीन के साथ व्यापार करता है। ठीक है, पहला चंद राजा जो कि चीन के साथ व्यापार करता है वो कौन था, आपका इंद्रचंद था। ठीक है, इंद्रचंद क्या करता है, नेपाल के रास्ते चीन से रेशम का व्यापार करता है। ठीक है, अब इसके राज्य में क्या थी, पटरंग वाली प्रथा थी। अब पटरंग वाली प्रथा क्या थी, मैं आपको बताता हूँ। पटरंग वाली प्रथा में होता था, जब रेशम के जो धागे को बुना जाता था तो उस टाइम खूब अफवाहों को उड़ाया जाता था। तो इससे माना जाता था कि जो रेशम का उत्पादन होगा वो और अच्छा होगा, और अच्छे से क्या होगा, रेशम का जो कपड़ा निकलेगा। ठीक है, तो पटरंग वाली प्रथा बेसिकली यही थी कि इसमें अफवाहों को उड़ाया जाता था जिससे कि रेशम का उत्पादन अच्छा होता था। ठीक है, तो आपको इतने पॉइंट इंद्रचंद से ध्यान रखने। अब जब वीणाचंद क्या करता है, अपने राजकाज को खसों में क्या कर देते, खो देता है, यानी कि खस क्या कर देते हैं, वीणाचंद को हराकर कुमाऊं पे क्या कर देते हैं, अधिकार कर देते हैं। तो उसके बाद जो संसारचंद का वंशज था कौन, वीरचंद क्या करता है, नेपाल में निवास कर रहा था। तो नेपाल में जब वो निवास कर रहा था तो जो खसका थे वो बहुत ही अत्याचारी राजा थे। वो क्या करते हैं, कुमाऊं की जनता पे बहुत सारे अत्याचार करते हैं। जिसके बाद क्या होते हैं, कुमाऊं के कुछ प्रतिष्ठित लोग क्या करते हैं, नेपाल जाते हैं और वीरचंद को वहाँ से क्या करते हैं, कुमाऊं में पुनः वापस ले आते हैं। ठीक है, अब क्या करता है वीरचंद, क्या करता है, जो उस समय नेपाल खस राजा था सोपाल को हरा के क्या करता है, पुनः चंद्रवंश की स्थापना करता है। तो पुनः चंद्रवंश की स्थापना कौन करता है, वीरचंद करता है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, वीरचंद क्या करता है, राजकाज को हार जाता है। जिसके बाद वीरचंद क्या करता है, पुनः चंद्रवंश को क्या करता है, चंद्रवंश की स्थापना करता है। ठीक है, इसी के बाद कुमाऊं और गढ़वाल पे क्या होते हैं, अशोक चल के आक्रमण होते हैं 1191 में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब 23वां राजा कौन था, थोवरचंद का कार्यकाल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने ध्यान रखना है। 23वां राजा कौन था, थोवरचंद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ इतिहासकार थोवरचंद को क्या मानते हैं, चंद्रवंश का संस्थापक मानते हैं। ठीक है, इसके बाद राजा बनता है त्रिलोकचंद। ठीक है, इसके जस्ट बाद नहीं बनता, इसके बाद कुछ और राजा बनते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। त्रिलोकचंद राजा बनता है कब, 1293 से लेकर 1303 तक। अब त्रिलोकचंद क्यों इंपॉर्टेंट है, त्रिलोकचंद इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहला राजा था, चंद राजा था, जो कि क्या करता है, साम्राज्य का विस्तार करता है। ठीक है, तो पहला चंद राजा जो कि साम्राज्य का विस्तार करता है कौन था, आपका त्रिलोकचंद था। ठीक है, त्रिलोकचंद क्या करता है,
त्रिलोकचंद चंपावत में अब क्या कर रहा था, राजकाज कर रहा था। अब त्रिलोकचंद क्या करता है, छकाता परगना यानी कि चंपावत के बगल वाला एरिया जिसको वर्तमान में नैनीताल कहा जाता है, और नैनीताल का पुराना नाम क्या था, छकाता परगना था। ठीक है, इस छकाता परगना को जीत कर क्या करता है, भीमताल में किले का निर्माण कराता है। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि किस चंद राजा के द्वारा सबसे पहले साम्राज्य का विस्तार किया गया था। तो पहला साम्राज्य विस्तार किया था किसने, त्रिलोकचंद ने। ठीक है, त्रिलोकचंद नैनीताल को जीतकर भीमताल में किले का निर्माण कराता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट राजा है अगला राजा अभयचंद। अभयचंद क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पहला चंद राजा है जिसका अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि किस चंद राजा का सर्वप्रथम अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो अभयचंद का सबसे पहले अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, मानेश्वर चंपावत नौले से इसका अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अभयचंद का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, मानेश्वर के चंपावत से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और किस चंद राजा का सबसे पहले अभिलेख प्राप्त हुआ है, आपके अभयचंद का सबसे पहले अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब अभयचंद के बाद जो इंपॉर्टेंट राजा है अगला राजा, वो था आपका त्रिलोकचंद, ठीक सॉरी गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, तो हम बात करेंगे गरुड़ ज्ञानचंद की। तो गरुड़ ज्ञानचंद का कार्यकाल आप ध्यान रख लीजिए, 1374 से लेकर 1420 तक क्या करता है, गरुड़ ज्ञानचंद क्या करता है, चंपावत पे शासन करता है। ठीक है, अब गरुड़ ज्ञानचंद इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गरुड़ ज्ञानचंद का कार्यकाल सबसे लंबा है। ठीक है, यानी कि सबसे लंबे समय तक कुमाऊं के चंदवंश पे किस राजा के द्वारा शासन किया गया था, तो गरुड़ ज्ञानचंद के द्वारा सबसे लंबे समय तक कुमाऊं के चंद राजवंश पे शासन किया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब गरुड़ ज्ञानचंद से इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दिल्ली सल्तनत में जाने वाला पहला चंद राजा कौन था, तो दिल्ली सल्तनत में जाने वाला पहला चंद राजा था आपका कौन, ज्ञानचंद। ठीक है, अब ज्ञानचंद क्या करता है, ज्ञानचंद जाता है तुगलक वंश के राजा फिरोज शाह के दरबार में। ठीक है, अभी जाता क्यों है आपको बताऊं, जो ज्ञानचंद रहता है तो ज्ञानचंद के समय क्या होता है, तराई पे आपके रोहिल्लाओं के आक्रमण शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ज्ञानचंद क्या करता है, तुगलक वंश के राजा फिरोज शाह से मदद लेने के लिए क्या जाता है, दिल्ली दरबार में जाता है। ठीक है, अब जब गरुड़ ज्ञानचंद क्या करता है, फिरोज शाह से मिलने जाता है, तो फिरोज शाह क्या था, शिकार पे निकला हुआ था। ठीक है, और फिरोज शाह काफ़ी देर से गरुड़ को मारने का प्रयास कर रहा था पर वो असफल हो रहा था, और गरुड़ ज्ञानचंद क्या करता है, एक ही तीर से उस गरुड़ का शिकार कर देता है, जिससे खुश होकर क्या करता है फिरोज शाह क्या करते हैं, इनको गरुड़ की उपाधि देते हैं। ठीक है, तो ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि कैसे मिली, इसके पीछे कहानी थी जो मैंने आपको बता दी। और गरुड़ ज्ञानचंद किस दिल्ली दरबार में किस राजा को मिलने जाता है, तो फिरोज शाह को मिलने जाता है। ठीक है, अब बात करें जो गरुड़ ज्ञानचंद था, इसका शोर घाटी से एक क्या मिला है, ताम्रपत्र मिला है। ठीक है, तो शोर घाटी में इसका एक ताम्रपत्र मिला है, पर जो ये ताम्रपत्र है किसका, ज्ञानचंद का नहीं है बल्कि किसका, विजयबम का है। ठीक है, विजयबम का ताम्रपत्र है जिसमें गरुड़ ज्ञानचंद को महाराजा धीराज की उपाधि दी गई है। ठीक है, अब आप लगाइए कि किसी दूसरे राज्य में कोई दूसरा राजा किसी अन्य देश के राजा को महाराजा धीराज की उपाधि क्यों देगा। ठीक है, तो इतिहासकार अंदाजा लगाते हैं कि शोर घाटी को जीतने वाला पहला राजा कौन था, आपका गरुड़ ज्ञानचंद था। ठीक है, तो इतिहासकार मानते हैं कि शोर घाटी को विजित करने वाला पहला राजा कौन था, आपका गरुड़ ज्ञानचंद था। और गरुड़ ज्ञानचंद जब क्या कर देता है, शोर घाटी को जीत जाता है, तो शोर घाटी का राजा कौन था, विजयबम। तो विजयबम क्या करता है, अपने ताम्रपत्रों में ज्ञानचंद को महाराजा धीराज की उपाधि से सम्मानित करता है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास क्वेश्चन बनता है कि शोर घाटी को जीतने वाला पहला चंद राजा कौन था। अगर आपके पास ऑप्शन में भारती चंद और गरुड़ ज्ञानचंद दोनों है तो आप टिक करेंगे गरुड़ ज्ञानचंद को। ठीक है, क्योंकि विजयबम के ताम्रपत्र से इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीलू कठायत। तो नीलू कठायत क्या था, ज्ञानचंद का सेनापति था। अब नीलू कठायत एक प्रतापी सेनापति था जिसको गरुड़ ज्ञानचंद के द्वारा कुमाऊं खिलत की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अब कुमाऊं खिलत की उपाधि आप वर्तमान परमवीर चक्र या महावीर चक्र से लगा सकते हैं। तो एक सम्मानित उपाधि थी, कौन सी, कुमाऊं खिलत की उपाधि। ठीक है, अब गरुड़ ज्ञानचंद का जो सेनापति था कौन, आपका नीलू कठायत। ठीक है, तो नीलू कठायत जो नीलू कठायत था इसकी हत्या कौन करा देता है, ज्ञानचंद खुद करा देता है। इसके पीछे कहानी ये है कि जो ज्ञानचंद था, ज्ञानचंद का एक मंत्री था जस्सा कमली के। ठीक है, अब जस्सा कमली की क्या करता है, ज्ञानचंद के कान भरता है। बहुत लंबी कहानी है, आपको इंपॉर्टेंट ध्यान नहीं रखना है, बस थोड़ा समझ लीजिए। ज्ञानचंद के कान कौन भरता है, इसका एक मंत्री था जस्सा कमली के। ठीक है, अब जस्सा कमली की क्या करता है, ज्ञानचंद के कान भरता है, जिससे ज्ञानचंद बहकावे में आके क्या करता है, नीलू कठायत की हत्या करा देता है। इससे पहले एक छोटी सी कहानी आप समझ लीजिए कि जो जस्सा कमली की था वो क्या करता है, नीलू कठायत के बेटों की आंख निकलवा देता है। ठीक है, अब जब नीलू कठायत के बेटे की 2 बेटों की आंख निकलवा देता है कौन, जस्सा कमली की। और जब इस बात की पता किसको चलता है, आपके नीलू कठायत को चलता है, तो नीलू कठायत क्या करता है, गुस्से में आकर जस्सा कमली को मार देता है। ठीक है, जब वो जस्सा कमली को मार देता है तो ज्ञानचंद क्या करता था, क्रोधित होकर नीलू कठायत की हत्या करवा देता है। ठीक है, भले उसको उसका बाद में पछतावा होता है, पर आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि नीलू कठायत किस चंद राजा का सेनापति था, तो नीलू कठायत ज्ञानचंद का सेनापति था। ठीक है, अब ज्ञानचंद के बाद राजा कौन बनता है, उसके बाद उसका
ज्ञानचंद के बाद राजा बनता है उद्यानचंद। ठीक है, उद्यानचंद 1420 से लेकर 1422 तक क्या करता है, राजकाज करता है। अब ये क्या था, गरुड़ ज्ञानचंद का पोता था। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट है क्या है कि गरुड़ ज्ञानचंद का पोता था। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं कि गरुड़ ज्ञानचंद का पोता था, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या करता है, चंपावत में बालेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य क्या कराता है, जीर्णोद्धार कराता है। ठीक है, तो चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कौन कराता है, आपका उद्यानचंद कराता है। ठीक है, क्यों कराता है, क्योंकि इसको पश्चाताप रहता है कि इसके दादा ने एक निर्दोष सेनापति की हत्या करवा दी थी। ठीक है, जिसके लिए क्या कराता है, बालेश्वर के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाता है। और क्या साथ ही साथ क्या करता है, जो जनता रहती उसका 1 साल का जितना भी टैक्स है उसको माफ कर देता है। ठीक है, क्योंकि इसको पछतावा रहता है। ठीक है, कि इसके दादा ने क्या किया था, एक निर्दोष सेनापति नीलू कठायत की हत्या करवा दी थी, जिसलिए क्या करता है, धर्म के कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद राजा बनता है कौन, विक्रमचंद। विक्रमचंद का कार्यकाल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखिए कि इसका एक ताम्रपत्र मिलता है जिससे पता चलता है कि क्या कराता है, बालेश्वर मंदिर था, इसका निर्माण कार्य पूर्ण कौन कराता है, आपका विक्रमचंद कराता है। ठीक है, तो विक्रमचंद क्या कराता है, जिस बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था, उद्यानचंद ने कराया था, उसका कार्य पूर्ण कौन कराता है, आपका विक्रमचंद कराता है। ठीक है, विक्रमचंद तो पहले प्रतापी राजा था, पर बाद में क्या होता है, भोग विलासता में डूब जाता है। ठीक है, जिसके बाद इसका जो भतीजा था भारतीचंद, वो क्या करता है, खुद राजा बन जाता है। ठीक है, अब भारतीचंद का कार्यकाल है 1471 से लेकर 1477 तक। इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ डेट फिक्स नहीं है अभी। ठीक है, जहाँ से डेट फिक्स होंगी वहाँ से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो भारतीचंद, इससे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप फैक्टों को ध्यान रखिए, यहाँ से डेटों को ध्यान मत रखिए, सिर्फ फैक्ट ध्यान रखिए। ठीक है, अब भारतीचंद क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीचंद पहला चंद राजा था जो कि डोटी की दास्ता से कुमाऊं को मुक्त कराता था। अभी तक मैंने आपको बताया था कि सोमचंद से लेकर जितने भी राजा थे ये क्या थे, डोटी के गुलाम थे, यानी कि डोटी को टैक्स देते थे। ठीक है, और भारतीचंद पहला राजा था प्रतापी राजा जो क्या करता है, डोटी की दास्ता से कुमाऊं को मुक्त कराता है। ठीक है, अब डोटीचंद क्या करता है, भारतीचंद क्या करता है, डोटी के राजा जयमल या फिर यक्षमल, दोनों एक ही नाम है, जयमल या यक्षमल के खिलाफ 12 सालों तक युद्ध लड़ता है। ठीक है, अब भारतीचंद 12 सालों तक क्या करता है, डोटी यानी कि नेपाल से युद्ध लड़ता है। तो जब वो नेपाल से युद्ध लड़ेगा तो उसे क्या चाहिए, एक मजबूत सेना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करता है, सेना को मजबूत करने के लिए इसमें सभी जातियों के लोगों को भर्ती करता है। ठीक है, जैसे वर्तमान में होता है कि सेना में सभी जाति या धर्म के लोगों को शामिल किया जाता है, वैसे भारतीचंद भी करता है। भारतीचंद क्या करता है, सभी जाति के लोगों को अपनी सेना में भर्ती करता है और 12 सालों तक एक भीषण युद्ध लड़ता है, किसके साथ, डोटी के साथ, और क्या करता है, डोटी के दास्ता से कुमाऊं को मुक्त करा देता है। ठीक है, इसी दौरान क्या होता है, नायक जाति की उत्पत्ति होती है। अब ये नायक जाति इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या करेगी, 1929 तक चलती रहेगी। ठीक है, तो नायक जाति बेसिकली नायक जाति मैं थोड़ा वो कर रहा हूँ, फंबल कर रहा हूँ। जो नायक जाति थी वो जो नायक जाति थी, इसकी उत्पत्ति का कारण माना जाता है कि जो आपके भारतीचंद की सेना थी जब वो युद्ध लड़ने जाती। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, जब भारतीचंद था वो बेसिकली चंपावत में राज कर रहा था। ठीक है, उस समय तो वो चंपावत में राज कर रहा था। अब उसे युद्ध कहाँ लड़ना था, उसे युद्ध लड़ना था नेपाल में। ठीक है, यहाँ ये नेपाल हो गया, बीच में आपका पिथौरागढ़ वाला रीजन हो गया। ठीक है, जब भारतीचंद अपनी सेना को लेकर युद्ध लड़ने कहाँ जाता है, नेपाल में जाता है। ठीक है, तो जो सैनिक थे वो अपने घर बार को छोड़कर कहाँ जाते हैं, नेपाल में जाते हैं। ठीक है, युद्ध लड़ने के लिए, और 12 सालों तक लगातार वहाँ युद्ध लड़ रहे थे। ठीक है, तो 12 सालों तक वहाँ युद्ध लड़ रहे थे, वो क्या करते हैं, वहाँ जाके दोबारा शादी कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जो राजा था भारतीचंद वो उनको अनुमति दे देता है अपने सैनिकों को कि वो वहाँ जाके शादी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर सैनिक क्या करते हैं, वहाँ जाकर शादी कर देते हैं, और वहाँ की जो महिलाएं थी उनको जो बच्चे होते हैं वही क्या थी, नायक जाति थी। अब वो नायक जाति क्यों थी, जब 12 सालों तक लगातार युद्ध चलता है और अंततः क्या होता है, युद्ध जीत जाते हैं कौन, आपके भारतीचंद की सेना। ठीक है, तो भारतीचंद की सेना जब युद्ध जीत जाती है तो उन्हें ऑब्वियसली बात है कि उनको वापस आना था, कहाँ, अपने चंपावत में। ठीक है, तो सैनिक क्या करते हैं, अपनी जो पत्नियां थी उनको छोड़कर क्या करते हैं, वापस चंपावत में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी उनका घर बार था और कई सैनिकों की पहले से शादी हो चुकी थी, शादी हो चुकी थी। ठीक है, तो वापस कहाँ जाते, चंपावत में जाते। ठीक है, और जो महिलाएं वहाँ बच गई थी और जो उनसे क्या हुए थे, पुत्रियाँ हुई थी, उनको समाज क्या था, घृणित नज़र से देखने लग गया। ठीक है, और बाद में कालांतर में, यानी कि जो आपका आधुनिक काल है, वहाँ इन बच्चों को वैश्यावृत्ति में धकेल दिया गया था। ठीक है, और इनकी बहुत दुर्दशा हो चुकी थी। तो बाद में क्या होता है, जो कुमाऊं परिषद थी वो क्या करती है, एक नायक समिति की स्थापना करती है। ठीक है, जिसका काम क्या था, नायक जाति का उत्थान करना था। इसको मैं आपको मॉडर्न इंडिया में पढ़ाऊंगा। तो यही ठीक है, नायक जाति, जिसकी उत्पत्ति किसके काल में होती है, आपके भारतीचंद के काल में होती है। ठीक है, अब कुछ पवाड़ों में क्या है, भारतीचंद और वीरांगना भागो धोगैना का युद्ध वर्णन मिलता है किसमें, पवाड़ों में। ठीक है, तो कुमाऊं में जो पवाड़े गाए जाते हैं उसमें भारतीचंद और वीरांगना भागो धोगैना का युद्ध का वर्णन मिलता है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि किस चंदे राजा का
कुमाऊं में वीरांगना भागोदोग्याना से युद्ध का वर्णन मिल जाए, तो आपके भारती चंद के वीर भागोदोग्याना से कुमाऊं में युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, उसके बाद राजा बनता है कौन? रतनचंद। ठीक है, अब रतनचंद इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पुत्र था किसका? भारती चंद का। तो जब क्या करता है रतनचंद राजा बन जाता है भारती चंद के बाद, तो अब भारती चंद क्या था? चंपावत का राजा ना होकर क्या हो जाता है? पूरे पिथौरागढ़ तक का राजा हो जाता है। ठीक है, जो पिथौरागढ़ का जो सोर वाला रीजन था वो भी क्या करता है? भारती चंद अपने कब्जे में ले लेता है। ठीक है, तो अब क्या कर, जब इतना बड़ा एरिया किसके पास आ गया है? रतनचंद के अंडर में आ गया, तो रतनचंद क्या करता है? पहली बार भूमि बंदोबस्त कराता है। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रवंश में पहला भूमि बंदोबस्त किस राजा के द्वारा कराया गया था? तो आपके रतनचंद के द्वारा उत्तराखंड में यानी कि आपके कुमाऊं वाले रीजन में पहला भूमि बंदोबस्त कराया गया था। ठीक है, और ये भूमि बंदोबस्त कौन करता है? आपका जिंदा कैंतल नाम का एक क्या था? भूमि अधिकारी था, जो कि क्या करता है? सोर वाले रीजन में क्या कराता है? भूमि बंदोबस्त को क्या कराता है? क्या कराता है? पूर्ण कराता है। ठीक है, सोर यानी कि वर्तमान का पिथौरागढ़। ठीक है, आपको ध्यान रखना, आपके पास यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड में पहला भूमि बंदोबस्त का प्रयास किस चंद राजा के द्वारा करवाया गया था? तो आपके रतनचंद के द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त का प्रयास करवाया गया था। ठीक है, इसके पीछे बेसिकली लॉजिक यही है कि जो भारती चंद था वो कहाँ करा जाता? वो सिर्फ चंपावत करा जाता। ठीक है, पर जब क्या होता है? भारती चंद इस वाले रीजन को भी जीत जाता है, जो कि क्या था? सोर यानी कि पिथौरागढ़। तो अब एरिया बढ़ चुका है, तो अब क्या था? एक बड़े एरिया में भूमि बंदोबस्त की आवश्यकता थी, जिससे क्या हो, करों का निर्धारण हो सके थे। इसीलिए क्या करता है? रतनचंद भूमि बंदोबस्त कराता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब रतनचंद के बाद इंपॉर्टेंट राजा है कीर्तिचंद का कार्यकाल आपको ध्यान रखना है। कीर्तिचंद 37वां राजा था। ठीक है, किसका? चंद्रवंश का। ठीक है, कीर्तिचंद इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्या करता है? पहली बार गढ़वाल पे आक्रमण करता है। अभी तक आप पढ़ रहे होंगे, ये कुमाऊं है, एक गढ़वाल है। ठीक है, कुमाऊं है, गढ़वाल है। अभी तक सिर्फ युद्ध कहाँ चल रहा है? कभी नैनीताल के साथ, तो कभी डोटी के साथ। अभी तक किसी भी राजा ने गढ़वाल पे आक्रमण नहीं किया था। ठीक है, तो कीर्तिचंद क्या करता है? पहली बार गढ़वाल पे आक्रमण करता है। ठीक है, तो इसलिए कीर्तिचंद इंपॉर्टेंट है। यह नाथ संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था, और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार यह सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है, तो बद्रीदत्त पांडे के सबसे प्रतापी राजा किसको मानते हैं? आपके कीर्तिचंद को बद्रीदत्त पांडे सबसे प्रतापी राजा मानते हैं। ठीक है, इसने अल्मोड़ा के बारामंडल में मौजूद बनाड़ी देवी के पूर्व में स्थित बिखोत कोट और खगमरा कोट किले को जीतकर अपने अधिकार में ले लिया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, इसने गढ़वाल के राजा अजयपाल को हराकर लोहापगढ़ी को जीत लिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अजयपाल एक प्रतापी राजा था गढ़वाल का, जो कि क्या करता है? संपूर्ण गढ़वाल का एकीकरण करता है, और उसको भी हराकर कीर्तिचंद क्या करता है? लोहापगढ़ी को जीत जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कीर्तिचंद कितना प्रतापी राजा था। ठीक है, अब बद्रीदत्त पांडे के अनुसार अजयपाल और कीर्तिशाह के बीच संधि हो जाती है। पहले तो उनके बीच युद्ध होता है, कौन सा? लोहापगढ़ी वाला। ठीक है, जिसमें कीर्तिचंद जीत जाता है। बाद में क्या होता है? अजयपाल और कीर्ति शाह नहीं होगा, सिर्फ कीर्तिचंद होगा। ठीक है, कीर्तिचंद के बीच क्या होती है? संधि होती है। ठीक है, जिसमें क्या होती है? जो आपका गढ़वाल और कुमाऊं था, उसकी एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है। ठीक है, तो अजयपाल और क्या करते हैं? अजयपाल और कीर्तिचंद क्या करते हैं? गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा निर्धारित कर देते हैं। ठीक है, जो कि क्या थी? देघाट थी। ठीक है, तो देघाट को गढ़वाल और कुमाऊं के बीच सीमा को क्या कर दिया जाता है? निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि गढ़वाल और कुमाऊं के बीच सीमा को अजयपाल और कीर्तिशाह ने किसको बनाया था? तो देघाट को क्या करते हैं? सीमा बना देते हैं। कौन? आपके अजयपाल और कीर्तिशाह। ठीक है।